टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम मोमेंटम के बारे में पहले ही सीख चुके हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, एक नया टर्म आया कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है ना रक्षा करना या बचाना, सुरक्षित रखना। ठीक है, कंजर्व करना। तो जो मोमेंटम होता है, अब देखिए यहाँ जरा सा डिफिनीशन पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट remains constant if no net external unbalanced force acting on the system। देख रहे, मतलब किसी भी सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी दो बॉडी मिलकर सिस्टम बनाती हैं। कहीं कहीं किसी केस में एक अकेली बॉडी भी खुद सिस्टम का काम कर सकती है, लेकिन जनरली आप देखेंगे जैसे गन में बंदूक भी है और उसके अंदर बुलेट भी है, तो ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, एक निकाय बनाते हैं। तो अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है, तो जो सिस्टम है यानी गन है, उसका टोटल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में है गन के इस्तेमाल होने से पहले, उतना ही मोमेंटम गन के इस्तेमाल करने के बाद भी होगा। यही ना हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि भाई शुरुआत में जितना मोमेंटम हो ऑब्जेक्ट का या सिस्टम का, तो एक्शन होने के बाद भी उतना ही मोमेंटम होना चाहिए, तभी तो कंजर्व होगा। हाँ, शर्त यह है कि उसमें कोई हमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाना पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है कि द मोमेंटम, द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। कोई अलग से अनबैलेंस्ड फोर्स सिस्टम पे नहीं लगना चाहिए, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स, तब फिर उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, अभी हमने बताया कि P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अगर F इज इक्वल टू जीरो है तो हमारा जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अगर F कुछ भी होगा, थोड़ा सा भी अगर फोर्स कहीं से लग रहा है सिस्टम पे, तब फिर मोमेंटम का कंजर्वेशन आप नहीं नोटिस कर पाएंगे, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व होने के लिए पहली शर्त क्या है कि आपके द्वारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स उस सिस्टम पर, उस ऑब्जेक्ट पे नहीं लगना चाहिए। अब इसे प्रूफ करके देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, तब फिर एग्जांपल समझेंगे। ये देखिए, इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेट ए मूविंग बॉल कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी बॉल लाइंग ऑन ए ग्राउंड। ग्राउंड पर कोई एक बॉल रेस्ट पोजीशन में थी, आपने एक दूसरी बॉल उसकी तरफ मूव किया, दूसरी बॉल मोशन में थी, वो जाकर टकरा गई उस स्टेशनरी बॉल से। जो ऑब्जर्वर है, चाहे आप चाहे हम, जो भी, व्हाट हैपन आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन यानी टक्कर के बाद उसने क्या नोटिस किया, द मूविंग बॉल विल स्लो डाउन, दैट इज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज आफ्टर कोलाइडिंग विद द स्टेशनरी बॉल। जिस बॉल को आपने मूव कराया स्टेशनरी बॉल की तरफ, तो उस बॉल से जब ये बॉल टकराई तो आपने नोटिस किया कि इस वाली बॉल जो मोशन में थी उसकी स्पीड घट गई टकराने के बाद। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द स्टेशनरी बॉल बीइंग टू मूव, जो रेस्ट में बॉल थी वो कुछ मूव करने लगी, दैट इज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब पहली बॉल की स्पीड घट गई और दूसरे वाले बॉल की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ गई टकराने के बाद। और हम जानते हैं, वी नो मोमेंटम ऑफ बॉल या मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। Therefore, the momentum of moving ball decreases after collision,
एंड द मोमेंटम ऑफ स्टेशनरी बॉल इंक्रीजेज आफ्टर कोलिजन। ये कह रहा है कि भाई जब आपने किसी बॉल को, एक बॉल रुकी हुई थी कहीं पे और एक बॉल को आपने मूव करा के उस पर टक्कर कराया दूसरी बॉल को पहली बॉल से, तो पहली बॉल जब चल रही थी तब तो वो मोशन में थी, तो जब रेस्ट वाली बॉल से वो टकराई तो रेस्ट वाली बॉल से टकराने पर क्या हुआ, ये देखिए एक बॉल ए थी और एक बॉल बी थी, तो बॉल बी रेस्ट में थी, ए बॉल मोशन में थी। जब ये बॉल जाके इससे टकराई, यहाँ देखिए टक्कर हुई दोनों की, ठीक, तो टक्कर होने के बाद ये बॉल जो मोशन में थी इसकी स्पीड कुछ ना कुछ घट जाएगी ना, आगे तो मूव करेगी लेकिन बॉल की स्पीड कुछ ना कुछ ए वाले की घट जाएगी। और बी बॉल जो कि रेस्ट में था, तो ये जब इससे टकराएगी तो ये बी बॉल मोशन में आ जाएगी, यानी कि ए बॉल की वेलोसिटी घट गई और बी बॉल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि पहले रेस्ट में था अब ये मोशन में आ गया। तो जब ए बॉल की वेलोसिटी घटी तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी से v घटा तो ए का मोमेंटम भी घट गया, ओके। और बी बॉल जो कि रेस्ट में थी तो अब मोशन में आ गया तो इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ी, तो P इज इक्वल टू एम इंटू वी से v बढ़ा तो m भी बढ़ेगा, तो ए का मोमेंटम घट गया, बी का मोमेंटम बढ़ गया। देख रहे हैं यही चीज यहां पे समझाया है कि वी फाइंड दैट व्हेन टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर देन मूविंग बॉल लॉसेज मोमेंटम, तो मूविंग बॉल का मोमेंटम घट जाता है, एंड द स्टेशनरी बॉल गेन्स मोमेंटम, जो स्टेशनरी बॉल थी उसका मोमेंटम कुछ बढ़ जाता है। द लॉस ऑफ मोमेंटम ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू द गेन ऑफ मोमेंटम ऑफ अदर बॉल, यानी जितना मोमेंटम इसके इस मूविंग बॉल का मोमेंटम घटा, जितने मोमेंटम का इससे लॉस हुआ उतना ही मोमेंटम इसमें बढ़ गया। देख रहे हैं यहाँ मोमेंटम घटा तो यहाँ बढ़ गया। However, the total momentum of these colliding balls before and after the collision remains the same. लेकिन जितना मोमेंटम इधर था इन दोनों बॉल का मिलाकर टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका कुछ मोमेंटम घटा तो बदले में इसका कुछ मोमेंटम बढ़ा ना भाई, तो इन दोनों के मोमेंटम को जब ऐड करेंगे तो वो इन दोनों के मोमेंटम के एडिशन के बराबर ही होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहीं भी दो बॉडी जब भी कोलाइड करेंगी तो इनिशियल मोमेंटम जो भी उनका रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर ही होगा। बस शर्त यह है कि यहाँ पे कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए। जो एक बार मोशन दे दिए बस, अब आप बीच में आप और टक्कर लगा दें और बॉल की स्पीड बढ़ा दें, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तब मोमेंटम बदल जाएगा। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कहीं से अब नहीं लगना चाहिए। एक बार जब सिस्टम स्टार्ट हो गया तो अब जो इनिशियल मोमेंटम होगा इनका टोटल का, वही टक्कर के बाद कोलिजन के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उम्मीद है आप लोगों को ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया होगा। इसी तरह बुलेट और गन का भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आप देखिए कोई गन है, गन के अंदर बुलेट है, तो जब गन का भी कुछ मास होगा, गन का कुछ ना कुछ मास होगा और बुलेट का भी कुछ ना कुछ मास है, लेकिन जब गन रेस्ट पोजीशन में है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा भाई, एम इंटू वी करेंगे तो वो जीरो हो गया टोटल मोमेंटम, यानी कि गन का इनिशियल मोमेंटम जीरो है। लेकिन जैसे ही आपने गन पर ट्रिगर अप्लाई किया तो बुलेट आगे की तरफ चली, तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ गई, ठीक है, बुलेट की वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ गई, तो वहां पे भी बढ़ गया और गन भी पीछे की तरफ मूव की, तो गन का तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन बुलेट का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। बुलेट का मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है, और गन का मास अधिक है, वेलोसिटी कम है। तो जब इन दोनों का टोटल निकालेंगे, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, तो आप पाएंगे कि उतना ही मोमेंटम होगा जितना कि गन जब रेस्ट में थी, यानी कि जीरो मोमेंटम। इसे और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा आपको। ये यहाँ पे प्रूफ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो इसका बुक से ही मैंने लिया है, इसको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, ओके।
and I will hope that you will understand it very well. Consider a system consisting of two bodies A and B. ठीक है, कोई भी दो बॉल ले लिया, दो बॉडीज ले लिया, इसने ग्लास स्फीयर लिया है, तो दो बॉडी ले लिया हमने A और B, ठीक है, इनको मिलाकर एक सिस्टम बना। तो बॉडी A का मास m1 है और इनिशियल वेलोसिटी u1 है। बॉडी B का मास m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u2 है। u1 इज ग्रेटर देन u2, देखिए यहाँ पे है u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी जो बॉल A है ज़्यादा तेज चल रही है, बॉल B थोड़ा कम तेज चल रही है। लेट दीज बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, बहुत थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों बॉल टकराएगी। एट द टाइम ऑफ कोलिजन बॉडी A exert a force F on body B and body B exerts equal and opposite force on body A। भाई एक्शन रिएक्शन फोर्स हम जानते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब बॉडी A B से टकराएगी तो बॉडी A B पर F फोर्स अप्लाई करेगी, तो बदले में बॉडी B जो है A बॉडी पर माइनस F फोर्स अप्लाई करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का। ड्यू टू दीज फोर्सेस द मोमेंटम ऑफ बॉडी चेंजेस। जब टक्कर होगी, कोलिजन होगा, तो इनका मोमेंटम जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इनकी वेलोसिटी मान लेते हैं, बॉडी A की वेलोसिटी चेंज होकर u1 से v1 हो गई और बॉडी B की वेलोसिटी u2 से चेंज होकर v2 हो गई। भाई वेलोसिटी चेंज होगी तो उसका नाम बदलेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी u1 थी तो यहाँ v1 हो गई, चेंज हो गया वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी u2 थी तो यहाँ पे v2 हो गई। ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है और ये आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन है, ठीक है। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A क्या होगी। बॉडी A का इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास है m1, वेलोसिटी है u1, यही लिया। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी B, बॉडी B का इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी m2 इंटू vt u2, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया बॉडी A और बॉडी B का। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बॉडी A का, फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू v1, और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B तो m2 इंटू vt, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हमने निकाल लिया बॉडी A का, फाइनल मोमेंटम निकाल लिया बॉडी A का, इनिशियल मोमेंटम बॉडी B का और फाइनल मोमेंटम बॉडी B का। इतना तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं कोलिजन से पहले। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, टक्कर होने से पहले क्या टोटल मोमेंटम था निकाल लेते हैं। तो दोनों बॉडी का मोमेंटम ऐड कर दें तो इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा बिफोर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी या सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2, इन दोनों का मोमेंटम ऐड कर दिए। और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम रहा वो निकाल लेते हैं आफ्टर कोलिजन, m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ तक तो क्लियर ही है। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम निकाल लिया। अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो फोर्स लग रहा है, एक्शन और रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना पड़ेगा कि कितनी तेजी से मोमेंटम में चेंज आया और कितना चेंज आया। तो अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे। तो एक बार रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए क्या होता है, जो भी मोमेंटम होता है उसमें टाइम से डिवाइड कर देते हैं, पर सेकेंड निकालना होता है। तो देखते हैं आगे। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी A, भाई बॉडी A का पहले मोमेंटम कुछ था, फिर टक्कर हुई, फिर मोमेंटम उसका बदल गया। तो आखिर ये मोमेंटम में चेंज कितना आया पर सेकेंड या टी टाइम में कितना चेंज आया, तो वो निकालना पड़ेगा ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकालेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी A कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी A माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी A। फाइनल मोमेंटम कितना था m1 v1 A का,
और माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था m1u1। भाई बॉडी ए का यही ना था, इनिशियल मोमेंटम हमने निकाला था ये था, और फाइनल मोमेंटम बॉडी ए का ये था। तो चेंज कितना आया मोमेंटम में, तो फाइनल में से इनिशियल वाला माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस कर दिया और टाइम से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन बॉडी ए आ गया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिन लोगों को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ना अच्छे से आता हो तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप यू कैन वॉच दिस वीडियो और अंडरस्टैंड द लॉ। ठीक है, आप वॉच करें और देखें समझें क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो मतलब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया, मोमेंटम में जो चेंज आया बॉडी ए के, तो वो किसके बराबर होगा, जो फोर्स अप्लाई किया गया, दैट इज एफ इज इक्वल टू m1v1 माइनस m1u1 अपॉन डेल्टा टी या dt टाइम में इतना चेंज आया इसके मोमेंटम में। ये हो गया इक्वेशन 1। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी डायरेक्ट निकाल दिए, फार्मूला सब वही लगेगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी अपॉन टाइम टेकन, फिर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे जैसे m1v1 था तो अब यहाँ पे m2v2 माइनस m2u2, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कितना चेंज आया बी बॉडी के मोमेंटम में, ये फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम जब माइनस करेंगे तब पता चलेगा। और रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज आया, तो dt से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी ए निकल आया और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी बी निकल आया। तो अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, यहाँ पे एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स लग रहे थे ना, इधर एक्शन और इधर रिएक्शन टक्कर होने पे, तो हमने बॉडी ए पर लगने वाला फोर्स तो किसके बराबर है निकाल लिया। अब बॉडी बी पर भी निकलने वाला फोर्स लगा ले। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, देख रहे हैं ये जैसे यहाँ पे था ये चीज, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो चूंकि ये एक्शन और रिएक्शन था, ये देखिए यहाँ जब ए और बी में कोलिजन हुआ था तो ए ने बी पर फोर्स लगाया था एफ, तो वो तो हमने निकाल लिया है ऊपर एफ फोर्स का। ठीक है, ये देखिए एफ फोर्स निकाल लिया है ए बॉडी पे लगने वाला। तो बी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, अरे बी बॉडी जो ए पर फोर्स लगा रही है, ए ने एक्शन लगाया बी पर इस डायरेक्शन में, तो भाई एक्शन रिएक्शन के अनुसार बी भी तो ए पर एक फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इस फोर्स को हम माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस फोर्स के अपोजिट है, ये एक्शन हुआ ये रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन हमने लगाया, माइनस एफ इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2 अपॉन dt। तो ये निकल आया एफ इज इक्वल टू, साइन चेंज कर दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल गया। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही फोर्स हैं भाई, एक्शन और रिएक्शन, तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो इन दोनों फोर्सों को हमने बराबर पे कर दिया। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ, बॉडी ए पर जितना फोर्स लग रहा था और बॉडी बी पर जितना फोर्स लग रहा था, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। देख रहे हैं, अब दोनों को इक्वल करने के बाद इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो dt से dt क्रॉस हो जाएगा। फिर साइन को हम सही तरह से मैनेज कर लें तो आप देखेंगे हमें मिलेगा m1u1 प्लस m2u2। इसे रीअरेंज करेंगे ओपन करके तो हमें ये मिलेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो देखिए क्या मिल गया हमको, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये तो भाई बिफोर कोलिजन जितना टोटल मोमेंटम था वो है बॉडी ए और बॉडी बी का मिलाकर, कोलिजन से पहले का मोमेंटम इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉडी ए और बॉडी बी का जो भी मोमेंटम वही है। ठीक है, बॉडी ए और बॉडी बी का मोमेंटम मिलाकर, देख रहे हैं, तो प्रूफ हो गया।
दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि टक्कर के पहले जितना मोमेंटम था टक्कर के बाद भी उतना ही मोमेंटम है, कोई चेंज नहीं है। तो यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा। बस शर्त यह है कि इस दौरान कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी पर या सिस्टम पर नहीं लगना चाहिए। अभी कुछ एग्जाम्पल दिए जाएंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा कि कैसे इसको करना है। देखिए, देयर आर सम एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए देखते हैं। रिकॉइल ऑफ ए गन। रिकॉइल का मतलब होता है ना, जो गन बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की तरफ गन को धक्का लगता है ना, उसी के बारे में बात हो रहा है कि क्यों धक्का लग रहा है। तो वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द रिकॉइल ऑफ ए गन विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझाया जा रहा था तो उसमें रिकॉइल मोशन के बारे में बताया गया था आपको कि गन क्यों रिकॉइल करती है। अगर आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं पता है, कोई कन्फ्यूजन है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल कोरोना। आप सर्च करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हाउ यूर द कॉइल ऑफ ए गन, रिकॉइल ऑफ ए गन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को तो वो रिप्रेजेंट करता है ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स को। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिकॉइल ऑफ गन से। कैसे? द बुलेट इनसाइड द गन एंड द गन इटसेल्फ फॉर्म ए सिस्टम। जो गन के अंदर बुलेट है और गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। दस द सिस्टम इज गन प्लस बुलेट। सिस्टम क्या हुआ? गन और बुलेट दोनों को मिलाकर क्या बन गया? सिस्टम। बिफोर फायरिंग द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। जब फायरिंग नहीं की गई तो गन भी रेस्ट में था, बुलेट भी रेस्ट था। तो देयरफॉर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज जीरो। भाई जब गन भी रेस्ट में है, बुलेट भी रेस्ट में है, तो वेलोसिटी जीरो हुई। तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया जीरो, फायरिंग से पहले का मोमेंटम। व्हेन द बुलेट इज फायर्ड, जैसे ही बुलेट को फायर किया गया, इट लीव्स द गन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद सर्टेन मोमेंटम। जब आपने गन से बुलेट को फायर किया तो बुलेट पहले तो रेस्ट में थी, लेकिन फायर करने पर वो आ गई मोशन में, ठीक है। तो जब मोशन में आ गई तो गन बुलेट का कुछ ना कुछ मास होगा, बुलेट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो मास और वेलोसिटी मिलाकर m इंटू वी से मोमेंटम आ गया बुलेट में। तो अब बुलेट का कुछ ना कुछ तो मोमेंटम होगा भाई। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। अब यदि आप अलग से कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लगा रहे हैं, सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम गन प्लस बुलेट मस्ट बी जीरो। क्योंकि फायरिंग से पहले जो है सिस्टम का मोमेंटम क्या था? गन प्लस बुलेट का जीरो। तो फायरिंग के बाद भी तो टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ऐसा तभी पॉसिबल है जब द गन मूव्स बैकवर्ड विद ए मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो भाई अगर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम को हमको जीरो रखना है तो बुलेट जितनी तेजी से आगे बढ़ी, या यूं कहिए जिस मोमेंटम से आगे बढ़ी, तो गन को भी उसी मोमेंटम से पीछे हटना पड़ेगा। तभी ना जाके भाई एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में गया, अब दोनों का मोमेंटम सेम होगा। तो जब उनका टोटल सम निकालेंगे तो अलग अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण वो माइनस हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो। दैट इज वाई गन रिक्वायर्स आर मूव बैकवर्ड। तो इसी कारण से जो गन होती है वो पीछे जाती है। क्यों? ताकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो सके। भाई आपने गन को से बुलेट को फायर किया, तो बुलेट को जब आप फायर करेंगे तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी जब उसमें आ जाएगी तो उसमें मोमेंटम आ गया। तो अब बुलेट में मोमेंटम आ गया, और जबकि जब शुरुआत में फायरिंग नहीं किए थे आप, तो बुलेट प्लस गन दोनों का टोटल मोमेंटम जीरो था।
लेकिन फायरिंग के बाद अब गन में बुलेट में मोमेंटम आ गया, तो अब तो गलत हो जाएगी बात। पहले 0 मोमेंटम था फायरिंग से पहले, अब मोमेंटम कैसे आ गया भैया? तब तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं हुआ। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होगा कि जिस मोमेंटम से बुलेट आगे बढ़ी, अगर उसी मोमेंटम से गन भी पीछे हट जाए तो भाई दोनों का टोटल सम जब करेंगे तो 0 आएगा रिजल्ट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। इसी वजह से जो गन होती है वो रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ हट जाती है। रिकॉइल वेलोसिटी देखिए क्या होता है, द वेलोसिटी विद विच द गन मूव्स बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग ए बुलेट इज नोन एज रिकॉइल वेलोसिटी। फायरिंग करने के बाद गन जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर मूव करती है उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन। किसी गन की रिकॉइल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए कैसे शुरुआत करते हैं। मास ऑफ द बुलेट, बुलेट का मास मान लिए स्मॉल है, बुलेट की वेलोसिटी जो है मान लिए स्मॉल v फायरिंग के बाद, मास ऑफ द गन कैपिटल M एंड वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग। जब फायरिंग करते हैं तो गन भी पीछे जाती है, तो उसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं कैपिटल V। क्लियर है ये? स्मॉल m स्मॉल v बुलेट का मास और वेलोसिटी है, और कैपिटल M कैपिटल V गन का मास और वेलोसिटी है। सिंस द सिस्टम इज एट रेस्ट बिफोर फायरिंग, सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी गन प्लस बुलेट बिफोर फायरिंग इज 0। भाई जब गन को फायरिंग नहीं किए तो उस समय गन क्या थी? रेस्ट में थी। तो जब रेस्ट में रहेगी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ना बुलेट की वेलोसिटी है ना गन की वेलोसिटी है, तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया? 0, क्योंकि v 0 है, यानी कि फायरिंग से पहले टोटल मोमेंटम जो भी था सिस्टम का वो 0 था, क्योंकि सिस्टम ही रेस्ट में था। और v 0 होगा तो m इंटू वी से मोमेंटम भी 0 हो गया। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर फायरिंग हम निकाल लेते हैं। बिफोर फायरिंग तो 0 है, आफ्टर फायरिंग तो आफ्टर फायरिंग मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। यही ना कि बुलेट का मोमेंटम कितना था और जो है उसका मोमेंटम कितना था, यही ना निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ गन यानी इसका मास इंटू वेलोसिटी गन का, तो कैपिटल M इंटू कैपिटल V। और मोमेंटम ऑफ बुलेट यानी बुलेट का मास और वेलोसिटी स्मॉल m इंटू V। तो अब देख रहे हैं फायरिंग से पहले मोमेंटम 0 है, फायरिंग के बाद मोमेंटम इतना है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग। फायरिंग के बाद जो मोमेंटम होगा इक्वल टू फायरिंग के पहले जो मोमेंटम होगा। तो कैपिटल M इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल इनिशियल मोमेंटम यही था बिफोर फायरिंग। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, बुलेट का मास, बुलेट की वेलोसिटी, गन का मास, गन की वेलोसिटी। अब इन 4 में से कोई भी 3 चीज़ दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, और आपसे चौथी चीज़ पूछी जाएगी। जनरली आपसे रिकॉइल वेलोसिटी पूछा जाता है, गन की वेलोसिटी जिससे वो पीछे गई। तो इसको रीअरेंज करके देखिए हमने निकाल लिया वैल्यू। रिकॉइल वेलोसिटी कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, एक फार्मूला मिल गया रिकॉइल वेलोसिटी का। रिकॉइल वेलोसिटी कैपिटल V इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इंटू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, माइनस साइन के साथ। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द गन आफ्टर फायरिंग इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बुलेट आगे जा रहा और गन पीछे आएगा, तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में गन जा रहा है इसीलिए उसको माइनस साइन के साथ दिखाया जाता है।
ठीक है, इस तरह से हम रिकॉइल वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी गन की। अगर यहाँ वैल्यू दी होती तो अभी अभी कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप पाते कि अगर बिफोर फायरिंग जो मोमेंटम है 0 तो आफ्टर फायरिंग भी मोमेंटम कितना होता, 0 ही। लेकिन यहाँ पे हमको फार्मूला निकालना था, इसलिए हमने आफ्टर कोलिजन यानी आफ्टर फायरिंग हम लोगों ने ये वैल्यू रखी और इससे हमने रिकॉइल वेलोसिटी का फार्मूला निकाल लिया। यू शुड कीप इट इन योर माइंड टू कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। देखिए यहाँ पे फार्मूले से क्लियर है कि जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है गन की वो उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि गन का मास जितना ज़्यादा होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम होगी। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे कि बंदूकों को बहुत भारी बनाया जाता है ताकि मास ज़्यादा रहे और जब बुलेट फायरिंग हो तो बहुत कम झटका लगे, बहुत कम वेलोसिटी से गन पीछे जाए। देखिए लिखा भी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ ए गन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, देयरफॉर लाइट गन रिकॉइल विद लार्ज वेलोसिटी एंड हैवी गन्स रिकॉइल विद स्मॉल वेलोसिटी। जो हल्की बंदूकें होती हैं बहुत तेज़ी से पीछे जाती हैं फायरिंग के बाद, और जो भारी बंदूकें होती हैं वो कम वेलोसिटी के साथ पीछे जाती हैं, उसमें कम जर्क लगता है, कम चोट लगता है भारी बंदूकों में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रॉकेट प्रोपल्सन, मोमेंट ऑफ रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ रॉकेट। तो अब देखिए द मूवमेंट ऑफ ए रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वहाँ भी एक्शन रिएक्शन से बताया गया था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी हम समझ सकते हैं। द मोमेंटम ऑफ ए रॉकेट बिफोर इट इज फायरिंग इज 0। जब रॉकेट रेस्ट में है भाई तो वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 है। व्हेन द रॉकेट इज फायर्ड, जैसे ही उसका इंजन स्टार्ट हुआ, गैसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द कंबस्शन चैम्बर ऑफ द रॉकेट ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो इंजन के स्टार्ट होते ही उसके चैम्बर में फ्यूल बर्न होने लगता है और गैस बहुत तेजी से बाहर निकलने लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन से। दीज गैसेज कम आउट ऑफ द रियर ऑफ द रॉकेट विद हाई स्पीड। उसके बैक पार्ट से बहुत हाई स्पीड से ये गैसेज बाहर निकलने लगती हैं। द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑफ गैसेज कमिंग आउट ऑफ द रॉकेट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जब गैसेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से निकलती हैं तो उसका मोमेंटम का डायरेक्शन उधर ही हुआ, और चूंकि गैस पार्टिकल्स मोशन में है तो उसमें मोमेंटम भी है। तो अब देखिए फायरिंग से पहले मोमेंटम 0 था और जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो मोमेंटम में गैस पार्टिकल्स आ गए, एयर में मोमेंटम आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई रॉकेट का मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार 0 होना चाहिए था। तो उस मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या था, रॉकेट प्लस गैसेज, द रॉकेट मूव्स अपवर्ड विद द मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेज। इसीलिए उसको कंजर्व रखने के लिए ही उस मोमेंटम को, जो कि फायरिंग से पहले स्टार्ट होने से पहले 0 मोमेंटम था, उसको मेंटेन रखने के लिए ही रॉकेट आगे की तरफ मूव करने लगता है, ताकि जितना मोमेंटम गैस का पीछे की तरफ है उतना ही मोमेंटम रॉकेट का आगे की तरफ हो जाए। अब दोनों की डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है तो जब उनका हम सम निकालेंगे तो टोटल मोमेंटम 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। The rocket continues to move upward as long as the gases are ejected out of the rocket। और जब तक रॉकेट से गैस निकलती रहेगी तब तक रॉकेट उस मोमेंटम को मेंटेन करेगा ताकि 0 मोमेंटम बना रहे, रिजल्टेंट जो है मोमेंटम का 0 बना रहे। और इस तरह से जैसे ही गैसें जब निकलना बंद हो जाएंगी तब फिर रॉकेट भी आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम तब ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, हम कह रहे हैं रॉकेट के चलने से पहले मोमेंटम 0 था, तो फाइनल में भी तो मोमेंटम यही होना चाहिए, 0 ही। अब क्या हुआ, इंजन स्टार्ट करते ही गैसेज बाहर निकलने लगी। अब गैसेज बाहर निकलने लगी यानी मोशन में आ गया गैस पार्टिकल्स, तो उसमें मोमेंटम आ गया, वेलोसिटी आ गई उसमें यानी मोमेंटम आ गया। तो पहले 0 मोमेंटम था, अचानक मोमेंटम आ गया, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार मोमेंटम अभी भी 0 होना चाहिए। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए रॉकेट आगे बढ़ने लगता है।
गैस पीछे निकल रही, रॉकेट आगे बढ़ रहा, तो दोनों के देखिए फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। तो इनका जब टोटल मोमेंटम हम निकालेंगे, ऐड करेंगे, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण इनका जो टोटल मोमेंटम आएगा वो 0 आएगा, उतना ही जितना कि जब रॉकेट रेस्ट में था। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम का पालन होता है। अगला है इन्फ्लेटेड बलून लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोर मूव्स अपवर्ड व्हेन पर्च्ड विद ए पिन। कोई फूला हुआ इन्फ्लेटेड बलून है, फुला कर आपने रखा है ज़मीन पे, और अचानक उसमें एक किसी पिन से छोटा सा होल कर दीजिए, तो आपने देखा होगा बलून बड़ी तेज़ी से भागने लगता है। तो भाई द मोमेंटम ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून बिफोर इट इज पर्च मीन होता है छेद करना, विद ए पिन इज 0। हम कह रहे हैं जब बलून के अंदर एयर भरी थी तो बलून और एयर मिलकर एक सिस्टम बना रहे थे, ठीक। तो बलून रेस्ट में था, उसके अंदर भरी हुई एयर भी बंधी हुई थी, बलून के अंदर ही थी कैद। तो यानी इनिशियल मोमेंटम या जो शुरुआत में मोमेंटम क्या था, 0। व्हेन इट इज पर्स्ड विद ए पेन, जैसे ही आपने पिन से उसमें होल किया, एयर इन इट कम्स आउट विद ए स्पीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तुरंत एयर बाहर निकलने लगी बड़ी तेजी से बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो भैया पहले मोमेंटम 0 था, अब एयर जब बाहर निकलने लगी तो उसमें वेलोसिटी है, तो यानी उसमें कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार से उसका मोमेंटम 0 ही रहना चाहिए था। तो जब एयर बाहर निकली तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए बलून को भी तो अपोजिट डायरेक्शन में भागना पड़ेगा, उतने ही मोमेंटम से जितने मोमेंटम से एयर बाहर निकल रही है। टू कंजर्व द मोमेंटम द बलून मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही बलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागने लगता है, उसी मोमेंटम से जिस मोमेंटम से एयर बलून से बाहर निकल रही है, ताकि एयर इधर निकल रही है सेम मोमेंटम से, उतना ही मोमेंटम से बलून आगे बढ़ने लगा दूसरी दिशा में। तो जब टोटल मोमेंटम हम निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण टोटल मोमेंटम भी 0 ही आएगा, उतना ही जितना कि होल करने से पहले सिस्टम का मोमेंटम था। जनरल नॉलेज के लिए यहाँ थोड़ा सा ये भी बता दिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन ए रॉकेट एंड ए जेट प्लेन। एक रॉकेट और एक जेट प्लेन में क्या अंतर होता है, ज़्यादा नहीं इस पर बात करूँगा। रॉकेट कंटेन्स फ्यूल एज वेल एज ऑक्सीजन टू बर्न इट्स फ्यूल इन इट्स बॉडी। रॉकेट के अंदर ही फ्यूल होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, उसे बर्न करता है, ठीक है, ऑक्सीजन टू बर्न इट्स फ्यूल इन इट्स बॉडी, बॉडी के अंदर ही फ्यूल होता है और वो बर्न करता है। ऑन द अदर हैंड ए जेट प्लेन टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर। जेट प्लेन एटमॉस्फियर से ऑक्सीजन लेता है और फ्यूल को बर्न करता है, जबकि रॉकेट में ऑक्सीजन ऑलरेडी अंदर ही होता है फ्यूल में और वो बर्न होता है, लेकिन जेट प्लेन बाहर से एटमॉस्फियर से लेता है फ्यूल। दैट इज वाई रॉकेट कैन ऑपरेट इन फ्री स्पेस। इसीलिए जो रॉकेट होता है वो स्पेस में भी, जहाँ एटमॉस्फियर नहीं है वहाँ भी वो ऑपरेट कर लेता है, वेयर देयर इज नो ऑक्सीजन। बट ए जेट प्लेन कैन ऑपरेट ओनली इन द एटमॉस्फियर। लेकिन जो जेट प्लेन होता है वो केवल एटमॉस्फियर में ही ऑपरेट कर सकता है, बाहर ऑपरेट वैक्यूम में या स्पेस में ऑपरेट नहीं कर सकता। यहाँ देखिए एक एक्टिविटी भी तेजी से समझा देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को समझाने के लिए दिया गया है। एक टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, उसमें कुछ वाटर भर दिए और उसके ऊपर स्टॉप कॉर्क लगा दिया गया। अब उसे हैंग कर दिया गया है एक स्ट्रिंग के थ्रू, ऐसे जैसा अरेंजमेंट दिया गया है, और नीचे से उसे एक कैंडल लगा के हीट किया जा रहा है ताकि उसका जो वाटर है वो वेपराइज हो। इट इज ऑब्जर्व दैट द स्टॉप कॉर्क blows out of the mouth of the tube and tube moves in opposite direction। जब थोड़ी देर तक गर्म करते रहेंगे और वेपराइज होता रहेगा वाटर, तो आप नोटिस करेंगे कि वाटर जो है वेपर इस स्टॉप कॉर्क को आगे की तरफ मूव करेगा और स्टॉप कॉर्क बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वेपर के प्रेशर से स्टॉप कॉर्क आगे की ओर निकल गया
It is observed that the stop cork blows out of the mouth of the tube and tube moves in opposite direction. ये तो आगे की तरफ धक्का लगेगा, बाहर निकल जाएगा स्टॉप कॉर्क, लेकिन ट्यूब भी पीछे की ओर मूव करेगी. इधर एक्शन लगेगा, इधर रिएक्शन. ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज द स्टीम इन द रेस्ट ट्यूब पुशेस द कॉर्क आउट ऑफ द माउथ ऑफ द ट्यूब. पुश किया वेपर ने, एयर ने, स्टीम ने कॉर्क को आगे निकलने के लिए. एंड द ट्यूब रिकॉइल्स बैकवर्ड टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, दैट इज ट्यूब एंड कॉर्क. सिस्टम क्या था? ट्यूब और कॉर्क, ये सिस्टम था. दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. थोड़ा सा इसे और डिटेल में मैं समझा देता हूं कि भाई देखिए, जब ट्यूब के अंदर वाटर है और यहाँ पे स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, हुआ क्या कि जब इस तरह हैंग किए हैं तो ये दोनों रेस्ट पोजीशन में है, तो मोमेंटम क्या होगा? सिस्टम क्या है यहाँ पे? ट्यूब और कॉर्क. तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? 0. लेकिन जब हमने इसको हीट करना शुरू किया गया तो इसके अंदर का वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, भाप में, और उस भाप ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया. तो फोर्स लगाया तो कॉर्क बहुत तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल के बाहर गया. तो पहले देखिए मोमेंटम 0 था, लेकिन कॉर्क मोशन में आ गया, यानी कॉर्क के अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया. तो जब कॉर्क के अंदर मोमेंटम आ गया तो इनिशियल मोमेंटम हमारा 0 था, तो उस मोमेंटम को मेंटेन रखना पड़ेगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग. तो हमको अब क्या करना पड़ेगा? इस ट्यूब को भी पीछे की तरफ उसी मोमेंटम से जाना पड़ेगा जिस मोमेंटम से ये कॉर्क आगे की तरफ जा रहा है. तो ये आगे की तरफ जा रहा है उस मोमेंटम से, उसी मोमेंटम से ट्यूब पीछे की ओर मूव करेगी. तो पीछे की ओर मूव करेगी तो इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर. तो अब दोनों के मोमेंटम को जब हम ऐड करेंगे तो चूंकि इसका मोमेंटम जितना इधर है, ट्यूब का मोमेंटम उतना ही इधर है, तो दोनों मोमेंटम जब बराबर हैं और अपोजिट है तो रिजल्ट क्या आएगा? 0. इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मेंटेन होता है.